हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दवाई जो सिवियर डिप्रेशन को 70% तक खत्म कर दे। मतलब हाँ, सुनने में तो किसी जादू जैसा लगता है, राइट? एग्जैक्टली जिसका बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट ना हो, जिसके लिए आपको हजारों रुपए खर्च ना करने पड़े और जो बिल्कुल फ्री हो। साउंड्स इम्पॉसिबल। डेफिनेटली इम्पॉसिबल लगता है सुनने में। और सच कहूं तो मैं भी कल तक यही सोचती थी, लेकिन आज हम एक ऐसी ही डिस्कवरी के बारे में बात करने वाले हैं। हम 10 Days to Self-Esteem बाय डेविड डी बर्न्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओह, ये एक बहुत ही कमाल की बुक है ना? और सच में जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, मैं इतनी हैरान थी कि मुझे लगा ये कोई मजाक है या कोई मार्केटिंग गिमिक है। क्या सच में सिर्फ एक बुक पढ़ने से डिप्रेशन और एंजाइटी कम हो सकती है? मतलब मैं समझता हूँ कि ये सुनने में थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है, जैसे कोई जादू टोना हो, क्योंकि ऑथर इस कॉन्सेप्ट को बिब्लियोथेरेपी कहते हैं, रीडिंग थेरेपी। पर क्या पढ़ने से दिमाग के केमिकल्स अचानक से बदल सकते हैं? अरे बिल्कुल। मैं बता दूं कि ये कोई हवा में की गई बात नहीं है। बुक में जिस तरह से डेटा और क्लिनिकल रिसर्च दी गई है वो बहुत ही सॉलिड है एक्चुअली। वेट, व्हाट? कैसी रिसर्च? ऑथर ने यूनिवर्सिटी ऑफ एलाबामा की एक बहुत ही डिटेल्ड और पीयर रिव्यूड स्टडी का जिक्र किया है, जिसे डॉक्टर फॉरेस्ट कोगिन और उनकी टीम ने कंडक्ट किया था। ओके, तो उन्होंने किया क्या एग्जैक्टली? उन्होंने सीवियरली डिप्रेस्ड लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक ग्रुप को उन्होंने ये बुक दी और कहा कि इसे 4 हफ्ते में पढ़ना है, जिसे उन्होंने इमीडिएट बिब्लियोथेरेपी ग्रुप कहा। और दूसरे ग्रुप को एक वेटिंग लिस्ट पे रखा, बेसिकली एज अ कंट्रोल ग्रुप, ये देखने के लिए कि क्या वक्त गुजरने के साथ लोग खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं या नहीं। अच्छा, तो उनका रिजल्ट क्या रहा? मेरा कहने का मतलब है, क्या सच में उन लोगों की मेंटल स्टेट में कोई मेजरेबल फर्क आया था? मैं सच में जानना चाहती हूँ। रिजल्ट बिल्कुल माइंड ब्लोइंग था यार। 4 हफ्ते बाद जिस ग्रुप ने सिर्फ वो बुक पढ़ी थी, उनमें से 70% लोगों का डिप्रेशन इतना ड्रास्टिकली कम हो गया था कि वो ऑफिशियली डिप्रेस्ड की क्लिनिकल कैटेगरी से ही बाहर आ गए थे। नो वे! सिर्फ 4 हफ्ते में? हाँ, सिर्फ 4 हफ्ते। उनका मूड स्कोर बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आ गया था। और जो वेटिंग लिस्ट वाला ग्रुप था, उनमें कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं था। ओह वाओ! तो मतलब सिर्फ टाइम पास होने से वो ठीक नहीं हुए थे? एग्जैक्टली बल्कि उस स्पेसिफिक बुक को पढ़ने का ही असर था। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि 3 साल बाद जब उनका फॉलोअप किया गया तो उनमें रिलैप्स नहीं हुआ। 1 मिनट, 3 साल तक कोई रिलैप्स नहीं? हम तो देखते हैं कि लोग महीनों बल्कि सालों तक दवाइयां खाते हैं और फिर भी स्ट्रगल करते हैं। वही तो सबसे बड़ी बात है। उन्होंने अपना पॉजिटिव आउटलुक मेंटेन करके रखा था, बिना किसी एक्स्ट्रा मेडिकेशन या लंबी थेरेपी के। ये तो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है। लेकिन एक बुक पढ़कर अगर ऐसी परमानेंट रिकवरी हो रही है, तो ये काम कैसे करता है? इसके पीछे का एग्जैक्ट बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल लॉजिक क्या है? या यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये कोई मैजिक नहीं है, बिल्कुल प्योर साइंस और साइकोलॉजी है। बेसिकली इस बुक का फाउंडेशन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, या जिसे सीबीटी कहते हैं, उस पर बेस्ड है। ओके, सीबीटी। तो इसका मेन फंडा क्या है? सीबीटी का सबसे बड़ा सीक्रेट या कहूँ कोर आइडिया ये है कि यू फील द वे यू थिंक। यू फील द वे यू थिंक? बिल्कुल। मतलब मैं जैसा सोचूंगी वैसा ही फील करूंगी। बिल्कुल। अगर हम इसको थोड़ा डीपली देखें तो हमारी लाइफ में जो भी नेगेटिव इमोशंस आते हैं, जैसे सैडनेस, एंजाइटी, गिल्ट या गुस्सा, हाँ, वो इस वजह से नहीं आते कि हमारे आसपास एक्सटर्नल दुनिया में क्या हो रहा है। वो इस वजह से आते हैं कि हम उन सिचुएशंस को अपने दिमाग में इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं। ऑथर इन्हें डिस्टॉर्टेड थॉट्स बोलता है। एक सेकंड। अगर मेरा बॉस मुझ पर बिना बात के चिल्ला रहा है या मेरी फ्लाइट मिस हो गई है, तो ऑब्वियसली मुझे बुरा तो फील होगा ही ना। उसमें मेरे थॉट्स का क्या लेना देना है? मैं तो यही सोचूंगी कि सिचुएशन ही खराब है। मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रहे हो। मेरा कहने का मतलब है, एक्सटर्नल फैक्टर्स तो इम्पैक्ट करते ही है ना, राइट? आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, पर यहाँ हमें थोड़ा इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तो हमारा दिमाग नेगेटिव चीजों पर फोकस करने के लिए ही इवॉल्व हुआ था, ताकि हम जिंदा रह सकें। एग्जैक्टली अगर बुशेस में कोई आहट हुई तो दिमाग तुरंत सोचता था कि वहां शेर है, क्योंकि अगर वो गलत भी हुआ तो कम से कम बच जाएगा। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। राइट। पर आज के जमाने में बुशेस में शेर नहीं होते, मिस्ड फ्लाइट्स और गुस्से वाले बॉस होते हैं, पर हमारा दिमाग अभी भी उस सर्वाइवल मोड में रिएक्ट करता है। ओह, मतलब हार्डवेयर वही पुराना वाला है। बिल्कुल वही। कोई भी दूसरा इंसान या सिचुएशन आपको डायरेक्टली इमोशनली बुरा फील नहीं करा सकती जब तक आपका दिमाग उस इंफॉर्मेशन को एक थ्रेट की तरह प्रोसेस ना करे। आपके खुद के डिस्टॉर्टेड थॉट्स आपको बुरा फील कराते हैं।
यार ये थोड़ा मुश्किल है, इजी करके बताओ। आई मीन थियोरी समझ आ रही है, पर डेली लाइफ में ये सब कैसे होता है? मैं सच में इसको प्रैक्टिकली समझना चाहती हूँ। चलो इसको एक देसी एग्जाम्पल से समझते हैं। मतलब सोचो मैं अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और अचानक किसी भयानक ट्रैफिक जैम में फंस गया। जो कि शहर में रोज का ही काम है। अरे बिल्कुल। अब सिचुएशन तो एक ही है, ट्रैफिक और रुकी हुई गाड़ियां, लेकिन वहां आसपास बैठे लोग अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। हाँ, कुछ लोग गाने सुनते हैं और कुछ लोग हॉर्न बजाते रहते हैं। राइट। अगर मैं स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारकर ये सोचने लगूं कि मेरी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद है, मैं हमेशा ही फंसता हूं, मेरे साथ ही ऐसी पनौती क्यों होती है, ओ गॉड, मैं बिल्कुल ऐसा ही सोचती हूँ कई बार। तो इसको सीबीटी में ओवर जनरलाइजेशन बोलते हैं। एक छोटी सी नेगेटिव इवेंट को देखकर मैं उसे एक नेवर एंडिंग पैटर्न ऑफ डिफीट मान लेता हूं। अच्छा, तो इवेंट छोटा सा था पर दिमाग ने उसको बड़ा बना दिया। एग्जैक्टली। और उस थॉट की वजह से मेरे दिमाग का अलार्म सिस्टम, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो ट्रिगर हो जाएगा और मुझे भयानक फ्रस्ट्रेशन और एंगर फील होगा। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि ट्रैफिक जैम रियलिटी है, पर उसको जिंदगी बर्बाद समझना मेरा डिस्टॉर्टेड थॉट है? एकदम सही पकड़ा आपने। बट वेट, व्हाट इफ उस ट्रैफिक की वजह से मेरी एक ऐसी मीटिंग मिस हो जाए जो मेरा करियर बना सकती थी? तब तो मेरा रोना बिल्कुल जस्टिफाइड है ना? मैं वहां खुश तो नहीं बैठूंगी। बहुत ही बढ़िया सवाल है और ऑथर इस बात को बहुत क्लियरली एड्रेस करता है। हेल्दी सैडनेस या डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल नॉर्मल है। ओके। पर सीबीटी का मकसद आपको एक इमोशनलेस रोबोट बनाना नहीं है। फ्यू। थैंक गॉड, मैं तो डरी गई थी। प्रॉब्लम तब होती है जब वो डिसअपॉइंटमेंट क्लिनिकल डिप्रेशन या सेल्फ हेट्रेड में बदल जाती है। जब आप कहते हो मैं ही लूजर हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, तब आप हेल्दी सैडनेस को टॉक्सिक सफरिंग में कन्वर्ट कर देते हो। ओह, मतलब दुख नॉर्मल है पर खुद से नफरत करना डिस्टॉर्टेड है। वही ना, डिस्टॉर्शंस आपके दुख को कई गुना बढ़ा देते हैं। एक और बड़ा कॉमन डिस्टॉर्शन है लेबलिंग। लेबलिंग, जैसे हम दूसरों को नाम देते हैं वैसे खुद को नाम देना। बिल्कुल। मतलब जैसे क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं ग्राउंड में फील्डिंग कर रहा हूं और अचानक मुझसे एक सिंपल सा कैच छूट जाए, उस वक्त अगर मैं खुद को बोलूं कि मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा लूजर हूं, मैं किसी काम का नहीं, मुझे तो खेलना ही छोड़ देना चाहिए, तो मैं एक स्पेसिफिक गलती को लेकर खुद पर एक पर्ची चिपका रहा हूं, एक परमानेंट लेबल लगा रहा हूं। हाँ, और गलती तो सिर्फ एक बॉल पकड़ने की थी। एग्जैक्टली। गलती हुई थी एक स्पेसिफिक टाइम पर एक कैच छूटने की, पर मैं खुद की पूरी आइडेंटिटी को एज अ लूजर डिक्लेयर कर रहा हूं। हाँ, ओ माय गॉड, मैं इस बात से टोटल रिलेट कर पा रही हूँ। मैं तो हर छोटी बात पर खुद पर लेबल्स चिपकाती हूँ। जैसे कि अगर सुबह दूध उबलकर गैस स्टोव पर गिर जाए तो मैं तुरंत सोचती हूँ, यार मैं कितनी केयरलेस हूँ, मैं तो लाइफ में कुछ ठीक से मैनेज ही नहीं कर सकती। एक उबले हुए दूध से सीधा लाइफ की मैनेजमेंट तक। हाँ, अब समझ आ रहा है कि ये कितना एक्सट्रीम जंप है। एग्जैक्टली। और हमारा दिमाग ये इसलिए करता है क्योंकि लेबल्स यूज करना आसान होता है बजाय पूरी कॉम्प्लेक्सिटी समझने के। और इसके अलावा भी कई सारी ट्विस्टेड थिंकिंग होती हैं जो हम डेली यूज करते हैं बिना रियलाइज किए। अच्छा, और कौन कौन सी होती है? जैसे ऑल और नथिंग थिंकिंग। यहाँ इंसान या तो खुद को परफेक्ट मानता है या फिर टोटल जीरो। अगर मैं डाइट पर हूं और मैंने एक छोटा सा गुलाब जामुन खा लिया तो मैं सोचूंगा मेरी तो पूरी डाइट ही खराब हो गई, अब तो मैं बाकी का पूरा डब्बा ही खा लेता हूं। हाँ, ये टोटली मैं ही हूँ। गुलाब जामुन देखते ही डाइट खत्म। और मुझे लग रहा है कि मैं माइंड रीडिंग भी बहुत करती हूँ। माइंड रीडिंग वो कैसे? जैसे अगर मैं किसी फ्रेंड को मैसेज करूं और वो 5 घंटे तक रिप्लाई ना करे, तो मैं पक्का सोच लेती हूँ कि वो मुझसे नाराज है या मैं बोरिंग हूँ। बिना उनसे पूछे मैं उनके दिमाग के अंदर के थॉट्स अज्यूम कर लेती हूँ। वही का माइंड रीडिंग है। हम बिना किसी सॉलिड एविडेंस के दूसरों के इंटेंशंस अज्यूम कर लेते हैं। और एक होता है शुड स्टेटमेंट्स। शुड स्टेटमेंट्स? ये क्या होता है? हम खुद को हमेशा बोलते रहते हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे जिम जाना ही चाहिए, मुझे परफेक्ट लगना चाहिए। ये शुड और मस्ट हमारे दिमाग में एक आर्टिफिशियल रूल बुक बना देते हैं जिसकी वजह से हम हमेशा गिल्ट और प्रेशर में जीते हैं। ओके, तो अब मुझे ये सच में समझ आ गया है कि मेरी सोच कंटिन्यूअसली कितनी ट्विस्टेड रहती है। मैं बिल्कुल देख सकती हूँ कि मैं दिन भर में कितनी बार खुद को लेबल करती हूँ या शुड स्टेटमेंट्स का यूज करती हूँ। ये रियलाइजेशन ही पहला स्टेप है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मुझे पता चल गया कि मेरे थॉट्स डिस्टॉर्टेड हैं, तो मैं इन्हें ठीक कैसे करूं? क्योंकि एवोल्यूशन ने अगर हमारा दिमाग ऐसा ही बनाया है, तो ऑटोमैटिकली आने वाले नेगेटिव थॉट्स को रोकना इतना आसान तो नहीं होगा ना? सही सवाल है। इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए इस बुक में ऑथर ने एक बहुत ही कमाल की और प्रैक्टिकल टेक्निक दी है, जैसे द डबल स्टैंडर्ड टेक्निक बोलते हैं। द डबल स्टैंडर्ड टेक्निक?
साउंड्स इंटरेस्टिंग। ये क्या है? मतलब ऑथर कहते हैं कि जब हम दुखी होते हैं या हमसे कोई मिस्टेक होती है तो हम खुद को बहुत बुरी तरह क्रिटिसाइज करते हैं। हम खुद से अपने दिमाग में ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो हम किसी अनजान इंसान या अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी ना बोलें। हाँ, हम अपने सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं, राइट? बिल्कुल। पर जरा सोचो, अगर आपका कोई बहुत प्यारा दोस्त सेम उसी सिचुएशन में होता जहां उसे सेम वही गलती हो गई है या उसे किसी जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया है, तो क्या आप उसको वही सब बातें बोलोगे जो आप खुद को बोलते हो? अच्छा। क्या आप उसको बिठाकर कहोगे तू तो है ही लूजर, तुझे तो कुछ नहीं आता? बिल्कुल नहीं। मैं तो उसको ऐसी सिचुएशन में तुरंत हग करूंगी और समझाऊंगी। मैं कहूंगी कि कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक इंटरव्यू था, तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है। मैं तो उसको बहुत मोटिवेट करूंगी। एग्जैक्टली। बस यही वो डबल स्टैंडर्ड है जिसकी बात ऑथर कर रहे हैं। हम बाकी दुनिया के लिए, अपने दोस्तों के लिए इतना कंपैशन और एम्पैथी रखते हैं, पर खुद के लिए एक जालिम जज और एग्जीक्यूशनर बन जाते हैं। वाओ, ये तो सच में आंखें खोलने वाली बात है। द डबल स्टैंडर्ड टेक्निक हमें ये सिखाती है कि हमें खुद के साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा हम एक दोस्त के साथ करते हैं। खुद को एक फेयर, सिंगल और कंपैशनेट स्टैंडर्ड से जज करना चाहिए। ये सुनने में बहुत कंफर्टिंग लगता है यार। पर एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा डिसएग्री करना चाहूंगी। अच्छा, क्यों? अगर मैं खुद को हर गलती के बाद पैम्पर करने लगूं और कहूं कि कोई बात नहीं दोस्त, तो क्या मैं लेजी नहीं हो जाऊंगी? मुझे तो लगता है कि थोड़ा सेल्फ क्रिटिसिज्म जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, वरना मैं अपनी लाइफ को सीरियसली ही नहीं लूंगी। ये एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है जो हम सबके अंदर डीपली रूटेड है, पर ऑथर इसका बहुत लॉजिकल काउंटर देते हैं। खुद को सपोर्ट करने का मतलब अपनी गलतियों को इग्नोर करना या उन्हें बढ़ावा देना नहीं है। तो फिर क्या है? फर्क इंटेंशन में है। जब आप अपने दोस्त को समझाते हो तो क्या आप उसको लेजी बनाते हो? नहीं, आप उसकी एक्शन को क्रिटिक करते हो, उसकी आइडेंटिटी को नहीं। ओ, एक्शन वर्सेस आइडेंटिटी। हाँ, आप कहते हो तेरी प्रेजेंटेशन में थोड़ी कमी थी, ना कि तू इंसान ही बेकार है। सेल्फ कंपैशन आपको सेफ एनवायरनमेंट देता है अपनी गलतियों से सीखने का, जबकि सेल्फ हेट्रेड आपकी एनर्जी को सेल्फ पिटी और डिप्रेशन में ड्रेन कर देता है। अच्छा, अब मैं समझ पा रही हूँ। एक्शन को जज करना है, आइडेंटिटी को नहीं। ये सच में एक डीप शिफ्ट है मेरी सोच में। और इससे जुड़ा एक और सीक्रेट टेक्निक है इस बुक में, जिसे द एक्सेप्टेंस पैराडॉक्स बोलते हैं। द एक्सेप्टेंस पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्यों? अक्सर जब हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं या कोई हमारी आलोचना करता है तो हम तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं। हम उन थॉट से लड़ने लगते हैं। हाँ, मैं तो बहुत डिफेंसिव हो जाती हूँ। पर द एक्सेप्टेंस पैराडॉक्स कहता है कि अपने नेगेटिव थॉट से लड़ने के बजाय उनमें थोड़ा सच ढूंढो और उसे अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर लो। वेट, सच ढूंढो और एक्सेप्ट कर लो, कैसे? अगर आपका दिमाग या कोई और आपको बोल रहा है कि तुम में बहुत कमियां हैं, तुमने ये ठीक से नहीं किया, तो उससे बहस मत करो। उसे कहो, हाँ, मुझ में सच में कमियां हैं, मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूं। क्या? खुद को बोलो कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ? हाँ, इस एक्सेप्टेंस से एक अजीब सी शांति मिलती है। जैसे ही आप रेजिस्टेंस छोड़ते हो, आपकी एंग्जाइटी अचानक ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि लड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बट वेट, यहाँ मुझे सच में प्रॉब्लम है। अगर मैं कंसिस्टेंटली अपनी सारी कमियों को सिंपली एक्सेप्ट कर लूंगी और कहूंगी कि हाँ, मैं ऐसी ही इम्परफेक्ट हूँ, तो मैं तो कभी लाइफ में ग्रो ही नहीं कर पाऊंगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? फिर तो मैं बस हार के बैठ जाऊंगी ना। ये एक्सेप्टेंस तो एक तरह से डिफीट लग रही है मुझे। मैं बिल्कुल समझ रहा हूं कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, पर एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना या लाइफ में स्टैग्नेंट हो जाना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या मतलब है? एक्सेप्टेंस का मतलब है उस बेकार की ड्रेनिंग लड़ाई को खत्म करना जहां हम खुद को दुनिया के आगे परफेक्ट साबित करने में लगे रहते हैं। ऑथर इस इमोशनल बीमारी को परफॉर्मेंस परफेक्शनिज्म बोलता है। परफॉर्मेंस परफेक्शनिज्म, वाओ, ये वर्ड चुभ रहा है। हमारी आदत होती है कि हम सोचते हैं कि हमें हमेशा हर रोल में 100% फ्लॉलेस होना चाहिए। जब आप अपनी ह्यूमन फ्लॉज और कमियों को पीसफुली एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आप अपना मेंटल एनर्जी लेवल उस एग्जॉस्टिंग कवर अप लड़ाई से बचाकर एक्चुअल ग्रोथ और लर्निंग पर लगाते हो। ओह, तो एनर्जी बच रही है लर्निंग के लिए। एग्जैक्टली। आप तब आराम से अपनी गलती से सीख सकते हो, बिना अपने ऊपर सेल्फ हेट्रेड का वजन डाले। मतलब पैराडॉक्सिकल तरीके से ट्रू एक्सेप्टेंस ही वो फाउंडेशन है जो आपको एक्चुअली चेंज होने का स्पेस देता है। ओके, अब ये मेरे दिमाग में कंप्लीटली क्लिक कर रहा है। सच कहूँ तो जब मैं अपने इम्परफेक्शंस को छुपाने के बोझ से आज़ाद हो जाऊंगी, तभी तो मैं फ्रीली कुछ नया ट्राई करूंगी, राइट? बिल्कुल। बिना इस डर के कि लोग क्या कहेंगे या अगर मैं फेल हुई तो क्या होगा। ये डेफिनेटली हार नहीं है, ये तो एक लिबरेटिंग फीलिंग है। एग्जैक्टली।
और यहीं से हम इस बुक के एक बहुत ही बड़े फिलोसॉफिकल लेवल पर पहुंचते हैं। ऑथर डिटेल में बताता है कि ये सारे सेल्फ डिफीटिंग बिलीव्स और टॉक्सिक नेगेटिव थॉट्स आते कहाँ से हैं, इनकी जड़ क्या है। हाँ, आते कहाँ से हैं ये सब? ये सब एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम से जन्म लेते हैं। हमारी कांस्टेंट आदत कि हम अपनी वैल्यू या अपनी बेसिक ह्यूमन वर्थ को मेजर करने की, नापने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा अपने आप को किसी न किसी विजिबल स्केल पर रेट करते रहते हैं। वैल्यू को मेजर करना, तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे हम अपनी नेटवर्थ नापते हैं वैसे ही हम अपनी सेल्फ वर्थ नापते हैं? हाँ, बिल्कुल वैसी। बुक में कंडीशनल वर्सेस अनकंडीशनल सेल्फ एस्टीम की बात की गई है। पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका प्रैक्टिकली क्या मतलब है? मैं वहां से रिलेट करना चाहती हूँ। बेसिकली ऑथर इसे वेस्टर्न सोसाइटी का कैल्विनिस्ट वर्क एथिक कहते हैं, पर अगर हम इसको अपनी इंडियन सोसाइटी के लेंस से देखें तो बचपन से ही हमारे दिमाग में एक स्पेसिफिक माइंडसेट डाल दिया जाता है। हाँ, पढ़ाई और मार्क्स वाला माइंडसेट। वही ना, हमें सिखाया जाता है कि बेटा अगर क्लास में टॉप करोगे, अच्छे मार्क्स लाओगे, तभी घर में और सोसाइटी में इज्जत मिलेगी। फिर बड़े होते हैं तो लगता है कि अगर बड़ी कंपनी में जॉब मिलेगी, हैवी पैकेज होगा, बैंक बैलेंस होगा, सिर्फ तभी हमारी कोई औकात या वैल्यू है। ये तो हर घर की कहानी है। इस सिस्टम को कंडीशनल सेल्फ एस्टीम बोलते हैं। मतलब मेरी इज्जत, मेरी वर्थ पूरी तरह से एक एक्सटर्नल कंडीशन पर बेस्ड है। हाँ, बिल्कुल सच कहा आपने। हमारी सोसाइटी तो चलती ही इसी पर है। मैं भी एग्जैक्टली यही मानती हूँ एक्चुअली। जब मैं अपने प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा करती हूँ या लोग मेरी तारीफ करते हैं तो मैं क्लाउड 9 पर होती हूँ। मुझे लगता है कि मेरी वैल्यू बहुत हाई है। और जब फेलियर मिलता है तब? वही तो, जिस दिन मुझे कोई प्रोफेशनल फेलियर मिलता है या कोई मेरा आइडिया रिजेक्ट कर देता है, मैं बिल्कुल जमीन पर आकर गिरती हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती। वही सबसे बड़ा ट्रैप है। ऑथर समझाते हैं कि ऐसी कंडीशनल सेल्फ एस्टीम हमेशा आपके अंदर एक डर और एंग्जाइटी पैदा करती है, क्योंकि फेलियर और रिजेक्शन तो लाइफ का इनएविटेबल हिस्सा है यार। हाँ, फेल तो सब होते हैं। अगर आपकी औकात, आपकी बेसिक ह्यूमन वैल्यू आपकी टेम्पररी सक्सेस पर बेस्ड है, तो जिस दिन आप फेल होंगे आपको सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, आपको लगेगा कि आप एज अ पर्सन वर्थलेस हैं। असली आज़ादी अनकंडीशनल सेल्फ एस्टीम में है। अनकंडीशनल सेल्फ एस्टीम, जिसमें कोई कंडीशन ना हो। हाँ, मतलब ये डीपली समझना कि इंसान पैदा होते ही अपनी पूरी 100% वर्थ के साथ इस दुनिया में आता है। उस ह्यूमन वर्थ को ना तो आपके ग्रेड से कमाया जा सकता है, ना पैसे से बढ़ाया जा सकता है, और ना ही कोई फेलियर या रिजेक्शन उसको आपसे छीन सकता है। वाह, ये बहुत डीप बात है। दुनिया में आपके एक्शंस अच्छे या बुरे हो सकते हैं, आपके बिहेवियर्स गुड या बैड हो सकते हैं, लेकिन वर्थफुल ह्यूमन बीइंग नाम की कोई बायोलॉजिकल या लॉजिकल चीज इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप चाहे अपने फील्ड के टॉप पर हों या आप बैंकरप्ट हो गए हो, आपकी वैल्यू एज ए ह्यूमन बीइंग बिल्कुल उतनी रहती है। वाह, ये सुनने में सच में बहुत ही ब्यूटीफुल और ग्राउंडिंग लगता है। लेकिन एक प्रैक्टिकल चीज मुझे अभी भी थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है। पूछिए, क्या कंफ्यूजन है? अगर मैं स्ट्रांगली मानती हूँ कि मैं हमेशा वैल्यूएबल हूँ, चाहे मैं जीतूं या बुरी तरह हारूं, तो फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम में आखिर फर्क क्या रह गया? मुझे तो अभी भी लगता है कि लोग इन दोनों वर्ड्स को सेम ही तरीके से यूज करते हैं। ये एक बहुत ही शार्प और बढ़िया पॉइंट है जो ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। बुक में ऑथर ने इस डिफरेंस को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने के लिए जिमी कॉनर्स का एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल दिया है। जिमी कॉनर्स। हाँ, जिमी कॉनर्स अपने टाइम के एक लेजेंडरी, अग्रेसिव और हाईली स्किल्ड टेनिस प्लेयर थे। अब जरा सोचो, अगर मैं आज कोर्ट पर जाऊं और जिमी कॉनर्स के साथ एक टेनिस मैच खेलने लगूं, तो उस स्पेसिफिक मोमेंट में मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होगा? हाँ, अगर मैं सच कहूँ तो डेफिनेटली 0 होगा, क्योंकि आपको और मुझे दोनों को फैक्चुअली पता है कि आप बुरी तरह हारने वाले हो। आपका टेनिस के लेवल एक लेजेंड के आगे कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस 0 ही होना चाहिए, क्योंकि मुझे लॉजिक के बेसिस पर पता है कि मैं हारूंगा। शायद मैं एक सिंगल पॉइंट भी स्कोर ना कर पाऊं। कॉन्फिडेंस इस बात पर डिपेंड करता है कि मेरे पास पास्ट की कोई सक्सेस है या मेरे पास वो स्पेसिफिक स्किल सेट है या नहीं। कॉन्फिडेंस कंडीशनल होता है। ओके, तो कॉन्फिडेंस स्पेसिफिक होता है और सेल्फ एस्टीम। पर मेरा असली सेल्फ एस्टीम वहां उस दिन टेस्ट होगा जब मैं वो मैच पूरी तरह हार जाऊंगा। अगर मैच बुरी तरह हारने के बाद भी मैं खुद से नफरत ना करूं, मैं खुद को लूजर का टैग ना दूं, और मैं कंप्लीटली ये समझूं कि टेनिस कोर्ट में हारने से मेरी बेसिक ह्यूमन वर्थ में कोई कमी नहीं आई है, तो वो मेरा सेल्फ एस्टीम है। ओह, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी स्पेसिफिक स्किल से आता है, पर सेल्फ एस्टीम आपके अनकंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस से आता है। ओ माय गॉड, नो वे।
मतलब हारने से मेरी रियल वैल्यू कम नहीं होती? ये इतना सिंपल सा टेनिस वाला एग्जाम्पल था, पर कसम से इसने मेरी पूरी सोच बदल दी है ना कमाल का कॉन्सेप्ट। सच कहूं तो मैं हमेशा अपने टेम्पररी कॉन्फिडेंस और अपने कोर सेल्फ एस्टीम को मिक्स कर देती थी। मुझे हमेशा लगता था कि अगर मैं किसी इंपॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू में फेल हो गई हूं तो मैं एज अ ह्यूमन बीइंग भी एक फेलियर हूं। बट वॉट यू आर सेइंग इज कि मेरा इंटरव्यू देने का स्किल खराब हो सकता है, मेरी रेज्यूमे राइटिंग वीक हो सकती है, पर मेरी वैल्यू नहीं घट सकती। वाओ! एग्जैक्टली यही वो मैसिव कॉग्निटिव शिफ्ट है जो इस पूरी बिब्लियोथेरेपी और सीबीटी का गोल है। जब आप अपनी बीइंग बॉडी की वैल्यू को अपनी अचीवमेंट्स, किसी एक्सटर्नल चीज या दूसरे लोगों के अप्रूवल से मेजर करना परमानेंटली बंद कर देते हो, तब आप प्रॉपरली उस लैडर ऑफ सेल्फ एस्टीम के सबसे ऊपर वाले रंग पर पहुंच जाते हो, जिसे ऑथर अनकंडीशनल सेल्फ एस्टीम बोलता है। ये इतना ज्यादा लॉजिकल और परफेक्टली सेंस बनाता है कि मैं हैरान हूं कि हमने इसे पहले क्यों नहीं समझा। हमने सोसाइटी के बनाए हुए इन फेक मेजरमेंट स्केल्स को इतना सीरियसली डीपली ले लिया है कि हम कंप्लीटली भूल गए हैं कि हमारी ह्यूमन वैल्यू इनेट होती है, इनबॉर्न होती है। वही तो, हम उस मैट्रिक्स में फंस गए थे। एक बहुत ही आई ओपनिंग एक्सरसाइज जो बुक में मेंशन्ड है, जिसे डिफाइंड टर्म्स बोलते हैं, उसमें ऑथर कहता है कि ठीक है, अगर आपको लगता है वर्थलेस हो तो जरा कागज पर डिफाइन करके दिखाओ कि एक वर्थलेस पर्सन का एग्जैक्ट क्राइटेरिया क्या होता है। क्या क्राइटेरिया होगा? महान इंसान वर्थलेस हो जाएगा, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पर फेल जरूर होता है। अगर आप बोलोगे कि जो अपनी लाइफ में 51% ऑफ द टाइम फेल होता है वो वर्थलेस है, तो क्या जो 50% टाइम फेल होता है वो अचानक से एक महान और सक्सेसफुल इंसान बन गया? हाँ, नहीं, ये तो बिल्कुल सिली लग रहा है अब। जब आप इन आर्बिट्रेरी डेफिनेशंस को कोल्ड हार्ड लॉजिक के लेंस से डाइसेक्ट करते हो, तो आपको साफ रियलाइज होता है कि सुपीरियर ह्यूमन बीइंग और इन्फीरियर ह्यूमन बीइंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सब सिर्फ सोसाइटी के बनाए हुए दिमागी जाल हैं। आज की डिस्कशन सीरियसली काफी डीप और प्रैक्टिकली अप्लायबल है। मुझे लगता है कि मैं अपने दिमाग की वायरिंग को एक नए तरीके से देख पा रही हूँ। और अब मुझे फाइनली समझ आ रहा है कि क्यों डॉक्टर स्कोगन की उस क्लिनिकल स्टडी में लोगों ने 4 हफ्ते में इतनी मिरेक्युलस रिकवरी शो की। उन्हें किसी महंगी दवाई या नंबिंग एजेंट की नहीं, उन्हें अपने खुद के थॉट्स की ऑटोप्सी करने की जरूरत थी। लेकिन प्रैक्टिकली अब मैं इसे अपनी डेली लाइफ में लागू कैसे करूंगी? यही इस किताब की सबसे बड़ी खासियत है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, इस बुक में एक्चुअल साइंटिफिक एक्सरसाइजेस दी गई हैं। सबसे पावरफुल टूल है डेली मूड लॉग। ऑथर स्ट्रांगली एम्फसाइज करता है कि जब भी आपका मूड खराब हो, आप पेन और पेपर उठाओ और अपने नेगेटिव इमोशंस और उन सिचुएशंस को स्पेसिफिक कॉलम्स में लिखो। बस लिखना है? पहले सिचुएशन लिखो, फिर इमोशन लिखो, फिर अपना ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट लिखो। फिर आइडेंटिफाई करो कि उसमें कौन सा डिस्टॉर्शन है, जैसे लेबलिंग या ऑल और नथिंग। और फाइनली एक रैशनल रिस्पॉन्स लिखो। जब तक आप लिखोगे नहीं, आपका फास्ट रिएक्टिंग अमिगडाला आपको ओवरटेक करता रहेगा। लिखने से आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंगेज होता है, जो लॉजिक और रीजनिंग का सेंटर है। अच्छा, तो लिखने से ब्रेन का लॉजिक वाला पार्ट एक्टिवेट होता है? हाँ, और तब आप इन डिस्टॉर्टेड थॉट्स को ट्रैप कर पाते हो। ये सिर्फ पैसिव रीडिंग नहीं है, ये एक एक्टिव रीवायरिंग प्रैक्टिस है। तभी बुक की स्टेप 10 का टाइटल ही है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओह, एब्सोल्युटली। मैं डेफिनेटली आज रात से वो मूड लॉग अग्रेसिवली मेंटेन करने वाली हूँ। मैं सच में खुद को ऑब्जर्व करना चाहूंगी कि मैं पूरे दिन में सुबह से रात तक कितनी बार उन लेबल्स और ऑल और नथिंग वाली ट्रैप कैटेगरी में फंसती हूँ। सो एक छोटा सा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर हम आज की इस पूरी डीप डिस्कशन और सीबीटी की नॉलेज को अपनी पर्सनल लाइफ में एक्चुअली इंप्लीमेंट करना चाहें, तो कल सुबह उठकर आप एक ऐसी कौन सी हैबिट या चीज है जिसे डेफिनेटली बदलने का सोच रहे हैं? ओह, दैट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। मैं सच बताऊं तो कल से जब भी मुझसे कोई गलती होगी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, तो मैं खुद पर वो लूजर या केयरलेस का टैग और लेबल बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। ये बहुत अच्छा गोल है। अगर सुबह जल्दी में मुझसे किचन में कॉफी स्पिल भी हो जाए, तो मैं रिएक्ट करने से पहले रुकूंगी और खुद को बिल्कुल एक प्यारे दोस्त की तरह ट्रीट करूंगी। आई विल बी लाइक, कोई बात नहीं, ये एक छोटा सा एक्सीडेंट था, गलती इंसान से ही होती है, बस सफाई कर ले। मैं मेंटली खुद के साथ बिल्कुल जेंटल बनूंगी। और आप अपनी लाइफ में कल सुबह से क्या नया ट्राई करेंगे? मैं कल सुबह अपनी नॉर्मल चाय पीते वक्त
डेलिबरेटली और पर्पसली यही सोचूंगा कि मेरी एब्सोल्यूट वैल्यू, मेरा रियल वर्थ एज ए ह्यूमन बीइंग, मेरी आज की सक्सेस कल के किसी फेलियर या किसी के दिए हुए वैलिडेशन से बिल्कुल भी नहीं जुड़ी है। चाहे दिन कैसा भी प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव जाए, मैं अनकंडीशनली अपनी वर्थ की प्रैक्टिस करूंगा। Wow, that's powerful. ये क्लियरली याद रखूंगा कि वर्थफुलनेस मेरी एग्जिस्टेंस के साथ नेचुरली आई है। मुझे उसको रोज सुबह उठकर कमाना नहीं पड़ता। मैं अनऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स और डिस्टॉर्शंस को अपने दिमाग में आने जरूर दूंगा, क्योंकि एवोल्यूशन को रोक नहीं सकते, पर उन्हें एक ऑब्जर्वर की तरह एक्सेप्ट करके उनको एब्सोल्यूट सच मानना छोड़ दूंगा। दैट इज जस्ट ट्रूली प्रोफाउंड और अमेजिंग। सोचिए, अगर आज अचानक आपकी सारी अचीवमेंट्स, आपका जॉब टाइटल, आपका बैंक बैलेंस, सब कुछ जीरो हो जाए, तो क्या आप सच में खुद को एक बेस्ट फ्रेंड की तरह गले लगा पाएंगे? यही अनकंडीशनल सेल्फ एस्टीम है और यही आज़ादी हम सबको चाहिए। ओके, तो हम इस पॉडकास्ट के अंत पर आ चुके हैं। अगला पॉडकास्ट आप किस किताब पर चाहते हैं? अपनी पसंदीदा किताब का नाम कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।